देवों का जहाँ वास है, नदियों का जहाँ उपकार है, खूबसूरत वादियों में बसा वही मेरा राज्य उत्तराखंड है। नमस्कार, मैं रेणु प्रीति, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। जब भी हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हमें याद आती है यहाँ की खूबसूरत वादियाँ और याद आती है यहाँ की शानदार संस्कृति। लेकिन यदि हम वर्तमान की बात करें या यूँ कहें तो इंटरनेट के समय में कहीं ना कहीं अब हमने अपनी जो मूल संस्कृति है उसको पीछे छोड़ दिया है या हम छोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से आज हम उत्तराखंड में पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। इसी के साथ यदि हम देखें तो आज कहीं ना कहीं इंटरनेट के दौर पर हमने किताबों से भी दूरी बना ली है। लेकिन आज भी हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एक पहाड़ प्रेम बसता है, जो चाहते हैं कि पहाड़ की चीज़ें वापस लौटे और लोग पहाड़ को जाने, न केवल उत्तराखंड बल्कि देश विदेश में पहाड़ की संस्कृति को लोग पहचाने। तो ऐसे में पहाड़ को जानने, यहाँ के दूरस्थ क्षेत्र को पहचानने और यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को आधुनिकता का ज्ञान देने के लिए और इसी के साथ किताबों से कनेक्ट करने के लिए एक शानदार किताब कौथिक का आयोजन भी किया जा रहा है। और जिनसे मैं आज आपकी मुलाकात इस खास कार्यक्रम में कराने जा रही हूँ, वो पिछले कई सालों से, साल 2004 से अपनी संस्था क्रिएटिव उत्तराखंड के माध्यम से उत्तराखंड में अपना पहाड़ प्रेम न सिर्फ दिखा रहे हैं बल्कि लोगों को भी इसमें जोड़ रहे हैं और कई सारी पहाड़ की भूली बिसरी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और देश विदेश में यहाँ के बच्चों को क्या कुछ दुनिया में चल रहा है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सारी जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। किताब कौथिक के आयोजक हेम पंडित जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। इसी के साथ दयाल पांडे जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, हम आपको इनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, इनके पूरे अभियान को हम जानेंगे। उत्तराखंड क्रिएटिव संस्था आखिर क्या काम कर रही है, इसमें उत्तराखंड के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है, उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्र को कैसे, जो यहाँ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको मानचित्र में होना चाहिए था, क्योंकि यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो पर्यटक की दृष्टि से यहाँ के कई जो स्थान है, अगर हम नैनीताल देखें, हम मसूरी देखें, हम मुक्तेश्वर देखें, हम चमोली देखें, वो तो देश दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन उसके अलावा भी ऐसे कई शहर हैं जिनमें ऐसे कई मंदिर हैं, कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिनको आज भी कई लोग नहीं जानते हैं। और ना सिर्फ देश विदेश की हम बात करें बल्कि खुद उत्तराखंड के लोग नहीं जानते हैं। तो उनको जानने का, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम भी इन दो व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे पहले इनका परिचय हम जानते हैं। तो सबसे पहले हेम सर, आप हमें बताइए अपना परिचय। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। मेरा नाम हेमपंत है और मैं पिथौरागढ़ से आता हूँ। और हमने भी, जैसे पहाड़ के लोग बाहर पढ़ाई करने के लिए निकलते हैं, हम भी 17-18 साल की उम्र में मैं दिल्ली गया। मैंने वहाँ से पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की मैंने, और एक MNC में मैंने 14-15 साल तक काम किया। लेकिन हम बचपन से ही, क्योंकि हम पहाड़ में पले बड़े हैं, तो हमारा वहीं से लगाव था। और अब मैं रुद्रपुर रहता हूँ और करीब 20 सालों से हम लोग इंटरनेट और ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ के माध्यम से पहाड़ के बच्चों को, पहाड़ के समाज को जागरूक करने का और नई चीज़ों में अपडेट करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दयाल पांडे है और मैं अल्मोड़ा सोमेश्वर का रहने वाला हूँ। और मेरा फार्मा का व्यवसाय है। पहले किसी फार्मा कंपनी में, कॉर्पोरेट में मैं काम करता था। तो अभी पहाड़ प्रेम हमको वापस पहाड़ में खींच लाया, तो अभी हम अपना व्यवसाय उसी फार्मा का कर रहा हूँ। हल्द्वानी में भी रहता हूँ, लेकिन हमारा टाइम पे विजिट होता ही है पहाड़ में। जी बिल्कुल सर, युवा उत्तराखंड है और कई लोग यहाँ पे युवा हैं, आप दोनों भी खुद युवा हैं। तो ऐसे में, क्योंकि देखिए आप दोनों का अलग अलग पेशा है, आप एक अच्छी नौकरी कर रहे थे, पढ़ लिख कर आपने अपना करियर चुन लिया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, मैं आपसे शुरुआत करूँगी, क्योंकि साल 2004 में आपने अपनी क्रिएटिव उत्तराखंड आर्काइव संस्था को बनाया था। ये विचार कैसे आया कि इस संस्था को बनाया जाए? हाँ बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तभी हमारा एक शौक था कि हम अपने मतलब संस्कृति पे काम करें, या इवन कल्चरल प्रोग्राम जो कॉलेज में होते थे उसमें हमारा बढ़ चढ़ कर हम हिस्सा लेते थे उसमें। और कॉलेज के बाद जब हम बाहर निकले अपने प्रोफेशन, अपने काम के लिए, जब दिल्ली गए थे हम लोग, तो वहाँ भी हमने ये जारी रखा, अपना ये शौक था, ये बेसिकली हमारा शौक था, ये शौक जारी रखा। तो वहाँ पर भी हम छोटे मोटे इस तरह से मतलब जैसे गीत लिखना, गेट टुगेदर, कल्चरल प्रोग्राम करना, कोई सेमिनार कर लेना, ये लगातार करते थे। तो फिर जैसे अभी आपने कहा था इंटरनेट का, उन दिनों इंटरनेट शुरू ही हो रहा था, तो इंटरनेट के माध्यम से हम खोजते थे, मतलब कि हमारे एरिया का कौन है, या अल्मोड़े का कौन है, पिथौरागढ़ का कौन है। तो इस तरह से उसमें याहू मैसेंजर हुआ करता था तब। तो उसमें जैसे आप हेमपंत जी पिथौरागढ़ के भड़कटिया के हैं, मैं सोमेश्वर का हूँ, तो हमने एक दूसरे को इंटरनेट में खोजा। फिर एक टीम बनी वहाँ पे,
क्योंकि हमारा शौक रहा था। फिर हमने उस टीम में इस तरह से काम करना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने कहा, हमारी टीम के कुछ लोगों ने कहा कि यार इसको तुम संगठित होके तो कर ही रहे हो, एक संगठन रजिस्टर क्यों नहीं कर लेते। तो हमने कहा यार बात ठीक कर रहे हो, हमें करना चाहिए। तो फिर हमने एक सवाल आया कि इसका नाम क्या रखें। तो उसमें से एक हमारे टीम मेंबर ही हैं पंकज जोशी जी, तो उन्होंने कहा तुम लोग तो सब क्रिएटिव लोग हो, तो क्रिएटिव उत्तराखंड ही रख लो। तो हमने क्रिएटिव उत्तराखंड इसका नाम रख दिया, तो डन हो गया क्रिएटिव उत्तराखंड। फिर इसमें थोड़ा बाद में संशोधन ये हुआ कि यार देखो थोड़ा अपनापन, अपनी फीलिंग भी आनी चाहिए, तो आगे से हमने म्योर पहाड़ भी जोड़ा, तो इसका पूरा नाम है अभी क्रिएटिव उत्तराखंड म्योर पहाड़। बिल्कुल। तो क्रिएटिव उत्तराखंड म्योर पहाड़ नाम की जो संस्था थी साल 2004 में बनाई गई थी, तो क्या क्या क्रिएटिविटी इसमें आपके द्वारा की गई है? हाँ, तो शुरू में हमने जो इसकी लॉन्चिंग हुई वो नैनीताल में हुई। ये नवंबर 2005 का टाइम था, तब गिरदा हुआ करते थे। गिरदा ने बड़ा मोटिवेट किया हमें। उनके अलावा शेखर पाठक जी थे, राजू लोचन शाह जी थे, चारू तिवारी जी तो हमारे अग्रज जी थे, और शमशेर सिंह बीच तब जिंदा थे, वो भी उसमें थे, और भी बहुत सारे तमाम लोग वहाँ पे थे, पुष्पेश त्रिपाठी थे। तो हमने एक सेमिनार किया था वहाँ पे नैनीताल में। तो इसकी एक विधिवत लॉन्चिंग जो हुई है वो नैनीताल में हुई थी 20 साल पहले। तो उसमें हमने, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो शौक था गाने बजाने का भी रहा है, तो उसमें हमने एक सीडी भी लॉन्च की थी जिसमें हमने खुद ही गाने लिखे भी थे, खुद ही उनका कंपोजिशन किया था, उसमें धुन भी खुद ही दी थी और गाया भी खुद ही था। तो इस तरह से हमने एक वो किया था। फिर एक उसका संकलन था, उत्तराखंड की लोकोक्तियों का संकलन हमारे द्वारा किया गया था, और एक सेमिनार रखा उसमें। तो उसमें गिरदा ने एक बात कही थी कि यार तुम लोग सही वक्त पर जगे हो, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम प्रवास में जाके फिर वापस आ रहे हो और इस तरह से मतलब इनोवेटिव काम कर रहे हो, तो तुमको तो बहुत आगे जाना है। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। बिल्कुल। जब लोग शहरीकरण कर रहे थे, आप लोग वापस अपने उत्तराखंड आए और अपने उत्तराखंड के लिए कुछ काम किया। सर बिल्कुल, ये जैसे आपने बताया क्रिएटिव में काफ़ी क्रिएटिविटी हुई है संस्था के द्वारा, और हमने अगर देखा है क्योंकि पिछले 1.5 साल में संस्था के द्वारा किताबों के लिए बहुत काम किया गया। किताब कौथिक की जो गूंज है वो उत्तराखंड में काफ़ी गूंजी है पिछले 1.5 साल में। तो ये किताब कौथिक आपने क्यों करवाया और क्या उद्देश्य इसका रहा है? मैं दयाल जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि क्योंकि हम लोग किताब, जैसे उन्होंने बताया कि लोकोक्तियों की किताब थी, फिर हमने चकबंदी पे भी एक किताब निकाली, फिर बागेश्वर के इतिहास के ऊपर हमने एक किताब हमारे विरासत करके की। ऐसे ही किताबों से जुड़ाव, क्योंकि किताबें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और हम कैरियर काउंसलिंग और पहाड़ों में आपदा राहत इस तरह का लगातार काम करते रहे। फिर मैं रुद्रपुर आया तो वहाँ पर भी हमने किताबों के लाइब्रेरीज वगैरह शुरू की। और अब जब लॉकडाउन आया तो उस टाइम हमने एक म्योर पहाड़ म्योर पछाड़ करके कुमाऊनी इंटरव्यू का एक कार्यक्रम शुरू किया, और वो लॉकडाउन के टाइम पे बहुत फेमस हुआ। अभी उसके 244 इंटरव्यूज़ कर चुके हैं। फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो जो भी हमने इंटरव्यू, जिसमें साइंटिस्ट थे, कलाकार, लेखक, अभिनेता, सभी लोग थे, हमने हल्द्वानी में एक प्रोग्राम किया। जब हमारे 2 साल पूरे हुए थे, सबको फिजिकली बुलाया और हमने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि अब हम इस कार्यक्रम को लेके क्या करना चाहिए, इसका क्या आउटकम निकलना चाहिए। तो ये विचार बना कि हम सबको मिलकर पहाड़ के लिए ऑन ग्राउंड एक्टिविटी करनी चाहिए। सबसे अच्छा हमें जो आइडिया समझ में आया ये कि हम करीब 50-60 हज़ार किताबें लेके इंटीरियर में जाएंगे और वहाँ एक किताबों का इवेंट करेंगे। उसमें बड़े राइटर्स आएंगे और किताबों के इर्द गिर्द हम अलग तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे। तो ये दिसंबर 2022 में टनकपुर में हिमांशु कफलटे हमारे दोस्त हैं, वो वहाँ पर एसडीएम थे, उनसे भी ये बातचीत हुई थी। उन्होंने भी वहाँ पर लाइब्रेरी का काम किया काफ़ी। हम वहीं से हमने शुरुआत करी और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये कि देखिए कैसे होता है। ये हुआ कि एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम हो, उससे टनकपुर एक बहुत इम्पोर्टेंट कस्बा है, वो नेपाल के बॉर्डर में है, वहाँ पूर्णागिरी मंदिर है, वहाँ नदी है शारदा नदी, वहाँ नंदौर फॉरेस्ट रिजर्व है। लेकिन हमारे दिमाग में था कि इस तरह से हाईलाइटेड नहीं है कि लोग उसको एज ए टूरिस्ट स्पॉट देखें। तो हमारा ये उद्देश्य था कि टनकपुर भी हाईलाइटेड हो, किताबों की भी बात हो, बच्चों को नया सीखने देखने को मिले। तो जब वो हमने कार्यक्रम किया तो पहले दिन ही उसकी इतनी बड़ी गूंज पैदा हुई, बहुत अच्छा मैसेज गया। मुख्यमंत्री जी खुद दूसरे दिन हमारे कार्यक्रम में आए और उन्होंने जो बात करी कि उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम पूरे राज्य में होना चाहिए। तो हमें ये बड़ा जोश मिला कि मुख्यमंत्री जी को जब ये कार्यक्रम पसंद आया है तो हमें बढ़ना ही है आगे, और रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। तो फिर बैजनाथ,
चंपावत, फिर पिथौरागढ़ और द्वाराहाट, भीमताल, नानकमत्ता, फिर हल्द्वानी, फिर अब हमने रानीखेत किया है। तो आप जब देखेंगे कि उसमें जो जगह भी हमने चूज़ की हैं वो ऐसी जगह हैं जो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं लेकिन लोगों को कम पता है। जैसे बैजनाथ है, बैजनाथ में कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, चंदों से भी पहले वहाँ एक मंदिर है। भीमताल भी भीम से जुड़ी हुई जगह है। नानकमत्ता हमारे सिख समाज का, हमारे दुनिया भर का सबसे बड़ा, बहुत एक बड़ा तीर्थ स्थल है। वहाँ गुरु नानक खुद आए थे। ऐसे ही बहुत सी जगह, रानीखेत बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। कुछ जगहें हाईलाइटेड हैं भी, लेकिन हमारा ये था कि जैसे द्वाराहाट, बैजनाथ, पिथौरागढ़, चंपावत, इन जगहों की इतिहास को भी आगे लाया जाए और उसका असर भी हुआ। वहाँ 50-50, 4,500 हज़ार किताबें हम ले जाके जाते हैं तो बच्चे देखते हैं, सीखते हैं। उसके अलावा बहुत सी एक्टिविटीज़ उसमें हम जोड़ते हैं और बहुउद्देशीय कार्यक्रम बन जाता है। और एक गैप भी था, मतलब इस तरह के कोई चीज़ अभी हमारे समाज में हो नहीं रही थी, सरकार के स्तर पे और व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर भी नहीं हो रहा था। इसलिए हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और हम छोटी छोटी जगहों पर जाके उद्देश्यपूर्ण तरीके से इसको कार्यक्रम को कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि 1.5 साल में जब हम 9 कार्यक्रम कर चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट आ ही रहा होगा, लोगों को रिस्पांस मिल रहा होगा, लोगों की प्रतिक्रियाएं अच्छी आ रही हैं, इसलिए हमारी भी ऊर्जा बनी हुई है। जी बिल्कुल। दयाल पांडे जी, इसका नाम किताब कौथिक है। कौथिक यानी कि अपने आप में मेला, किताबों का मेला तो वहाँ पे देखने को मिलता ही है। इसके साथ साथ और क्या कुछ अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जो, क्योंकि आपने बताया कि आप ऐसे क्षेत्र को चुनते हैं जो हाईलाइट हो सके, तो जब वहाँ पे लोग आते हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज़ आप देखते हैं? देखो, नाम इसका किताब कौथिक है तो सेंटर में किताबें ही होती हैं, लेकिन हमने इसको किताबों के अलावा बहुआयामी बना दिया है। इसमें और एक्टिविटी भी जोड़ दी। जैसे हमने इसमें बच्चों के लिए कंपटीशन रख दिए सारे, वो चाहे ऐपन प्रतियोगिता हो, चित्रकला हो या क्विज प्रतियोगिता हो, इस तरह से बहुत सारे कंपटीशन बच्चों के लिए होते हैं। और दूसरा, उसमें जो लोकल उत्पाद हैं या जो हैंडीक्राफ्ट जो हमारे लोकल के हैं उनको भी हमने स्पेस दिया, तो उनके भी स्टॉल हम लगाते हैं। जैसे पब्लिशरों के स्टॉल होते हैं तो उनके भी होते हैं। और इसके अलावा शाम को एक कल्चर इवेंट होती है, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं शाम को। और पहले दिन हम क्या करते हैं, जो पहला दिन होता है हमारा, वो कैरियर काउंसलिंग का होता है। जो हमारे एक्सपर्ट आए होते हैं बाहर से, चाहे वो थिएटर से हों या मीडिया से हों या लेखक हों, जो भी एक्सपर्ट आते हैं तो उनको हम स्कूलों में जाके वो अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो एक तरह से कैरियर काउंसलिंग हो जाती है। वो हम बच्चों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनना ही कैरियर नहीं है, लेखक बनना भी एक कैरियर है, या फिर पत्रकार बनना भी एक कैरियर है, और थिएटर में जाना भी एक कैरियर है। तो ये पर्पस रहता है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक कार्यक्रम होता है, वो नेचर वॉक का होता है। हम क्या करते हैं, सुबह सुबह नेचर में घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक जैसी होती है। तो उसमें हमारे साथ 2 एक्सपर्ट होते हैं। एक राजेश भट्ट जी हैं, वो बर्ड वॉचर हैं बेसिकली, और लेकिन वो बहुत अच्छा उनका नाम है, रामनगर से आते हैं। तो वो 300 से ज़्यादा तो पशु पक्षी की आवाज़ ही निकाल लेते हैं। तो वो हमें बर्ड वॉच कराएंगे। उस जो भी हमने जो पॉइंट डिसाइड किया होता है उस जंगल की तरफ बेसिकली हम जाते हैं। और दूसरे साथ में एक डॉक्टर BS कालाकोटी जी होते हैं, वो बॉटनिस्ट हैं, उनका हर्बल पे बहुत काम है। तो वो पहाड़ में हमारे रास्ते पे जितने हर्ब्स मिलेंगे या जितने प्लांट मिलेंगे उनके बारे में बताएंगे कि उनका मेडिसिनल वैल्यू क्या है, वो क्या काम आते हैं और इसका मार्केट वैल्यू क्या है। तो इस तरह से जो सुबह वाला कार्यक्रम नेचर वॉक होता है, हमारी एक तरह से चलती फिरती प्रयोगशाला होती है, तो वो बहुत अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो बेसिकली ये हम अपने साहित्यिक सेशन तो होते हैं, क्योंकि साहित्यिक सेशन होते हैं, और बीच बीच में हम स्कूलों के प्रोग्राम भी उसमें कराते हैं। स्कूल के बच्चे अपना प्रोग्राम तैयार करके लाते हैं, तो बीच बीच में उनकी भी परफॉर्मेंस होती है। तो इस तरह से एक कंप्लीट एक पैकेज है। और हाँ, दूसरे दिन हम एक काव्य गोष्ठी भी करते हैं, क्योंकि जो कविताएं लिखते हैं या पढ़ने का शौक होता है, क्योंकि कभी बहुत हो जाते हैं हमारे कार्यक्रम, बहुत अच्छा कवि से मिलन उसमें होता है। तो इस तरह से 3 दिन के कार्यक्रम में ये एक तरह का पूरा हमारी एक्टिविटीज होती है। हेमपंत जी, 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है, 1.5 साल में 9 बार आप इसे कर चुके हैं। पहले तो आपको क्या ऐसी कमियां लगती हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में कई सारी चीज़ें हैं, और जैसे कि आपने नेचर वॉक बताया, आपने कई और सारी बातें हमें बताई हैं। आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या कुछ आप बच्चों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। देखिए, हम बच्चों को ना आजकल एक तो मोबाइल और गैजेट्स टेक्निक जो हैं उसके कारण बच्चे
इनफैक्ट हम महसूस करते हैं कि हम भी अब किताबें कम पढ़ रहे हैं। हम पहले बहुत किताबें पढ़ते थे, लेकिन अब मोबाइल हमारा बहुत टाइम खा रहा है। तो हम सोचते हैं कि बच्चे उस प्रोग्राम में आएँ। हर बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट है। अगर वो बच्चा वहाँ आएगा तो वहाँ एस्ट्रोनॉमी के भी बड़े अच्छे हम व्यवस्था करते हैं कि बच्चों को जो दूरबीन होती है, अत्याधुनिक दूरबीन है, वो देखने को मिले। हल्द्वानी में हमारे एक टीम थी जिसने ड्रोन कैसे बनता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, 3D प्रिंटिंग क्या होती है, और कई जगह पे हम अटल टिंकरिंग लैब को बुलाते हैं, रोबोटिक्स वगैरह की चीज़ें सिखाते हैं। वो हैं एपन आर्टिस्ट हैं हमारे साथ। वो बच्चा आता है तो ये चीज़ें देखता है और वो उन कलाकारों से मिलता है जो उसको बना रहे हैं। कैसे पिरूल पे काम करने वाले लोग हमारे साथ हैं, मंजू शाह हैं, वो बच्चों को बताते हैं कि पिरूल जिसे हम बिल्कुल निकृष्ट चीज़ मानते हैं, जिसे जंगल की आग का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, वो भी हैंडीक्राफ्ट बन सकता है उसका, और बहुत अच्छी चीज़ें बनती है। बांस के बीजों से कान की बालियाँ और इस तरह के ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो बच्चों के जो आइडियाज़ है ना, बच्चों को एक्चुअली जब हम एक्सपोज करते हैं नई चीज़ों की तरफ, तो वो एक बीज पड़ता है बच्चे के अंदर। वो बच्चा कहाँ उस आइडिया को कहाँ तक ले जा सकता है, वो उसकी कैपेबिलिटी है। और हम भी देखते हैं, जब हम बहुत छोटे थे, हमें याद है कि हमारे स्कूल में कभी कोई डीएम आते थे तो हमें लगता था कि यार ये देखो गाड़ी में आ रहे हैं, इनके साथ 2 पुलिस वाले हैं, हमें डीएम बनना है। कोई एक्टर आता था हमें लगता था, कोई जादूगर भी आता था हमें लगता था हमें जादूगर बनना है। देखो इसके लिए सब तालियां बजा रहे हैं। तो जब एक ही जगह पे बड़े राइटर आ रहे हैं, बड़े, अभी हम हल्द्वानी रानीखेत में थे, वहाँ कमला देवी थी जिन्होंने अभी कोक स्टोर में गाना गाया। हमारे साथ बसंती बिष्ट थी, गीत चतुर्वेदी हमारे साथ थे, इतने बड़े राइटर हैं। तो वो बच्चे जब उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और हम इस तरह का प्रोग्राम करते हैं कि कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा लेखक या बड़ा कलाकार स्टेज पे आएगा और स्टेज से चला जाएगा। वो 2-3 दिन तक हमारे बीच रहेगा, बिल्कुल इनफॉर्मल है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के लिए। वो आज नहीं समझ पाएंगे तो 5 साल 10 साल बाद उनको लगेगा कि मैंने कोई किताब देखी थी, मैं इस पर्टिकुलर आदमी से मिला था, तो उसने मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाया। ये मामला एक्सपोजर का है। हमारे पहाड़ के बच्चों को बहुत कम चीज़ें देखने सीखने का मौका मिलता है, और हमारी कोशिश है कि बच्चे वहाँ आएँ तो आर्ट, क्राफ्ट, साइंस, हमारे साथ एक साइंस की टीम है, तो बहुत बेसिक चीज़ों से, सब वॉशिंग पाउडर, स्ट्रॉ, पानी की प्लास्टिक की बोतलों से साइंस करना सिखाते हैं बच्चों को, और वो बच्चे घर जाके उसको करते हैं, यूट्यूब में बना के वीडियो डाल रहे हैं बच्चे। तो ये एक अलग तरह की चीज़ है। जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, हमें लगता है कि हम एक जिसको मल्टी डायमेंशनल काम है वो कर रहे हैं, और इसमें मेहनत बहुत लगती है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा, लोगों के रिस्पांस जिस तरह से मिला है वही हमारी ऊर्जा है। और चैलेंजेस भी हैं, लेकिन हम उसको, बिल्कुल वही चैलेंजेस की मैं बात करूंगी, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, ये कुछ बड़े शहर हैं जहाँ पे सरकारी स्तर पर भी कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बुक स्टॉल्स भी लगते हैं। ऐसे में आपने क्योंकि कुमाऊं के कुछ ऐसे क्षेत्रों को चुना है जो मानचित्र में भी शायद बहुत कम लोग उनको जानते हैं, तो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा है क्या? चुनौतीपूर्ण रहा है। हम देखते हैं जो बुक फेयर्स होते हैं या लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, वो बड़े शहरों में होते हैं। वहाँ ये बातें होती है कि 5 स्टार होटल में रुकाया जाएगा लोगों को, या फ्लाइट से लोग आएंगे। तो हम ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ हम बैजनाथ में किया हमने, वहाँ एक ही होटल था, वहीं उसी हमको रुकने का भी अरेंजमेंट करना था, हमारे बजट की भी कंस्ट्रेंट था, और कई चैलेंज, मौसम की बड़ी दिक्कतें आती हैं। अब हमने पिथौरागढ़ अभी प्रोग्राम किया था पिछले साल जुलाई में, तो हमें पता था कि बारिश आएगी जुलाई में, तो हमने ऐसी कोशिश करके एक मतलब नगर पालिका से रिक्वेस्ट करी, एक पूरा हॉल जो अनफिनिश था उसमें किया, और 2 दिन लगातार बारिश हुई प्रोग्राम के दिन, लेकिन ऐसी भीड़ थी पूरी पब्लिक की। तो ये चैलेंजेस हमें पता है, क्या पहाड़ से हम निकले हैं, हमें पहाड़ के चैलेंजेस पता हैं, तो हम उसके लिए बेसिक तैयार भी रहते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि रात को, शाम को प्रोग्राम खत्म हुआ और अगले दिन टेंट उखड़ गया, रात को बारिश हुई। और एक बड़ा चैलेंज मैं बता देता हूँ, जो सबसे पहले मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है फंड। हम मतलब क्राउड फंड लेते हैं, तो उसमें फंड इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने मतलब जेब से लगते हैं, और लेकिन हमें शौक है तो हमने इसको अब धीरे धीरे लोग हमारे पास आने लगे हैं, क्योंकि कार्यक्रम एक थोड़ी बड़े लेवल पे पहुंच गया है। लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बताइए हम आप इस तरह की भी स्पॉन्सरशिप टाइप का काइंड ऑफ वो भी करने जा रहे हैं, और कुछ बातें चल रही हैं। अभी है चैलेंजेस, लेकिन हमें लगता है कि हम कंटिन्यूस करते रहेंगे तो चीज़ें कहीं ना बिल्कुल कहीं ना कहीं 1.5 साल में 9 कार्यक्रम करना तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ही। इसके साथ ही अगर हम पहाड़, क्योंकि देखिए आप पहाड़ के
काम कर रहे हैं, पहाड़ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं ताकि वो लोग आगे बढ़ें। ऐसे में जब, क्योंकि देखिए पहाड़ के लोग काफ़ी सीधे होते हैं, उन्हें अगर कोई बड़ा सा मेला मिल जाए तो वो बड़े खुश भी होते हैं, और उस मेले में इतनी सारी एक्टिविटी मिले तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। और आपने बताया जैसे कि कई सारे गायकार, संगीतकार और प्रख्यात श्रेणी के लोग वहाँ पर आते हैं। तो क्योंकि आपने 9 बार कार्यक्रम कराया, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, लोग कैसे खुश होते हैं जब उनसे मिलते हैं, देखते हैं? क्योंकि गाँव से अगर शहरों की हम बात करें तो आना लोगों का काफ़ी कम होता है, तो उसी क्षेत्र में उनको ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनसे वो कुछ सीख रहे हैं, तो किस तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको मिली है इन 9 बार के कार्यक्रमों में? ये 9 किताब कौतिक होना ही अपने आप में रिस्पॉन्स है, क्योंकि ना हम तो सोच रहे थे साल में 1 करेंगे या 2 करेंगे, लेकिन जैसे हमने टनकपुर में किया तो हमको फोन आ गया बागेश्वर से कि बागेश्वर में भी करो। तो बागेश्वर में हमने किया, तो फिर चंपावत में कहा गया कि आप चंपावत में भी इस तरह का कार्यक्रम करो, क्योंकि वो एक अनूठा प्रयोग तो था ही वो, क्योंकि हम वैसे कौतिक तो लोगों ने सुने थे, लेकिन किताब कौतिक वाला कॉन्सेप्ट पहली बार है। उसमें ये लग रहा था क्योंकि अच्छा लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ था, सबके बच्चे मोबाइल में घुस गए थे, मतलब बच्चे किताब अभी भी नहीं लेते हैं वैसे हम, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे मतलब किताब भी पढ़ें, कि ऑथेंटिसिटी किताबों में ही होती है। तो लोगों को एक वो दिक्कत भी थी बच्चों का कि वो मोबाइल में घुसे रहते थे, उनको लगा कि यार ठीक है कौतिक हो रहा है, किताब आ रही तो बच्चे को ले जाते हैं और बच्चे देखेंगे वहां जाके। तो मतलब रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था, तो लगातार इसलिए हम करते जा रहे हैं। कुमाऊं हमने मैं एक बात जोड़ूंगा, बैजनाथ में ना हमारे एक छोटा सा स्टॉल लगाया था कोई चाय वाय का, वो उनका, तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका था, हम उनके पास गए, ऐसे चाय पी रहे थे, प्रोग्राम खत्म हो चुका था, हमने पूछा राजू कैसा रहा, बोला भाई साहब इस प्रोग्राम को साल में 2 बार आप बैजनाथ में करो। अच्छा। मुझे इतना, जबकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखा नहीं हुआ, लेकिन उसने जिस तरह के लगा, उसने खुद बोला मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगा, आप इस तरह का कर रहे हो, हमने तो कभी देखा ही नहीं है पहाड़ की, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बोला यार हमने कभी देखा ही नहीं, और किताब कौतिक जो शब्द इसने जोड़ा ना, वो एक क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता जगाता है। लोग बोलते हैं किताब और कौतिक, मतलब यार ये क्या चीज है, हमें बहुत लोग कहते हैं यार एक आइडिया कैसा है, तो ये दिमाग में मेरे आइडिया, फिर हमने उसको लिखा, आओ दोस्ती करें किताबों से, तो डायरेक्ट हम इनवाइट कर रहे हैं, और हमने उसमें इस तरह से प्रमोट किया, उसके लिए हर किताब कौतिक के लिए गाना बनता है, आमंत्रण गीत। अच्छा। ये लिखते हैं, वो कंपोज होता है, गाया जाता है, रिकॉर्ड होता है, और एक मैसेज होता है, हम उस कस्बे या शहर की विशेषता को बताते हुए लोगों को इनवाइट करते हैं, आप आइए हम इस तारीख को यहाँ किताब कौतिक लगा रहे हैं, और बहुत लाखों लोग देखते हैं उस गाने को, मतलब किताब कौतिक शुरू होने से पहले ही उस शहर में अल्लाह हो जाता है, एक माहौल बन जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद भी वो माहौल बना रहता है। अभी हम रानीखेत में 1 महीना हो गया किताब कौतिक किए हुए, उसके बाद वहाँ 3 साहित्यिक कार्यक्रम हो गए छोटे छोटे, तो पहले भी होते रहे, कार्यक्रम ने प्रेरणा दी है, एक लहर पैदा हो रही है, बिल्कुल ऐसा लगता है। एक इसमें ये बात भी है कि जैसे हमें लगता है ना किताबें नहीं पढ़ी जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम किताब कौतिक कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं अगर प्रकाशक वहाँ 60-70 हजार किताबें टोटल लेके आ रहे हैं, तो जब ले जा रहे हैं ना उसमें 25-30% किताबें कम हो जा रही हैं, मतलब किताबें बिक भी रही हैं। ऐसा नहीं है, लोग हमें मिलते हैं 10-10 हजार रुपए की किताबें खरीद के ले जा रहे हैं, जब पढ़ नहीं रहे तो ले जाएंगे क्यों, मतलब पढ़ तो रहे हैं। कहावत भी है ना, जो दिखता है वो बिकता है, अगर हम सामने किताबें रखेंगे तो वही दिखेगा और वही बिकेगा भी। सबसे बड़ी बात क्या है ना, लोग ऑनलाइन भी किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन एक किताबों को खरीदने का एक तरीका होता है, आप देखते हैं, पलटते हैं, आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। हमारे जो पब्लिशर या किताब बेचने वाले लोग हैं वो इतने अनुभवी हैं कि आप जब जाएंगे तो आपसे वो बात करके समझ लेगा कि आपको कौन सी किताबें पसंद है, तो वो आपके सामने 10 किताबें रख देगा कि आप ये पढ़ के देखिए, ये राइटर है, आपका इंटरेस्ट क्या है। तो एक होता है ना बातचीत करके आपको इंटरेस्ट को समझ के किताबें सजेस्ट करना, या फिर आपने 10 किताबें देखी, आपने एक पसंद करी, लेकिन आपने 10 को देखा ना, ये बच्चों के लिए भी है, वो बच्चे चाहे उस किताब को खरीद नहीं रहा है, हर बच्चा नहीं खरीद सकता किताब को, लेकिन कम से कम वो पलट के देख रहा है कॉमिक्स कैसे होती है, वर्ल्ड लिटरेचर क्या होता है, किस सब्जेक्ट पे किताबें लिखी जा रही हैं, वो देख तो रहा है, वो भी एक एक्सपोजर है। जरूरी नहीं कि हर बच्चा किताबें खरीद रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ सीख रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहा है। किताबों की हम बात कर रहे हैं और लॉकडाउन का आपने समय बताया था, ये किताब आपकी निकली थी घुघुती बासुती। हाँ। ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, चित्रों के माध्यम से आपने भूली बिसरी यादें इसमें बताई थी। तो ये सोच आप कैसे लेके आए कि मैं इस किताब को लॉन्च करूं, और कितनी पसंद की गई ये किताब? वो चीजें वहीं से, हम लोग बचपन से किताबों, जैसे बताया कि हम किताबों को लेके काम कर रहे हैं, वो असल में स्व अनुभूत, मेरे खुद सेल्फ एक्सपीरियंस से पैदा हुई किताबें थी। मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं, वत्सुदा और वत्सल। तो जब मैं उन्हें 2-3 साल के थे, तो जुड़वा बच्चों को थोड़ा संभालना मुश्किल होता है, इनके भी जुड़वा बच्चे हैं, तो मैं उनको सुनाता था, जो हमारे दिमाग में लोरियां थी बचपन की सुनी हुई, वो मैं उनको सुनाता था।
और वो जब 2-3 साल के थोड़ा बोलने लग गए थे, वो कहते पापा ये सुनाइए वो सुनाइए, फिर खत्म हो गए नहीं सुनाओ। फिर मैंने कलेक्ट करना शुरू किया धीरे धीरे। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ पढूं। मेरे को ये पता चला कि लोग पहाड़ की जो ट्रेडिशनल पारंपरिक लोरियां हैं और बाल गीत हैं वो कहीं कलेक्ट नहीं हुए थे। बिल्कुल। तो मैंने कलेक्ट करना शुरू किया। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सब लोग अपने घरों में थे और ये आइडिया आया कि हमने उसको पहले ई बुक के रूप में निकाला। ई बुक मतलब पहले कुमाऊनी फिर गढ़वाली, और वो ई बुक जब हमने सर्कुलेट करनी शुरू की तो करीब 4-5 दिन में लाखों लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया। फ्री डाउनलोड था। फिर एक किताब का भी आइडिया है कि किताबें किताब के रूप में आना चाहिए। तो हमारे दोस्त हैं समय साक्ष में, उन्होंने बोला कि हम इसको पब्लिश करते हैं। उसमें थोड़ा और दिमाग लगाया गया। जो किताब के पीछे पन्ने हैं उसमें बच्चों की हमारे बच्चों की बनाई हुई ओरिजिनल चित्र रखे गए, और उसमें फिर और कुछ चीजें जैसे लोरी के अलावा बाल ये खेलने के कुछ गीत होते हैं, त्योहारों से के कुछ गीत होते हैं। और हम लोगों ने जब औवा कोको गिनती सीखना शुरू किया था तो उस टाइम पढ़ाई लिखाई के भी गीत थे। बिल्कुल। वो गीत भी हमने उसमें रखे। उस किताब की इम्पोर्टेंस अब ज्यादा आके बढ़ी है क्योंकि नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि हमें अपनी परिवेश और अपनी भाषा में ही बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाना है, लेकिन ऐसा कंटेंट ही नहीं है हमारे पास। और इसी साल वो जो सजेस्टेड बुक्स फॉर लाइब्रेरी होती है उसमें भी वो घुघुती बासुती आई है और 10,000 कॉपीज उसकी 2-3 साल में बिक चुकी हैं। तो एक ये है कि ट्रेडिशनल जो वो जुड़ा ही चीज है, जो हम काम कर रहे हैं किताबों का या अपनी संस्कृति को बचाने का, वो गैप फिल करने का। वो किताब आज इस तरह की कोई किताब नहीं आई थी। और घुघुती बासुती एक ऐसा गीत है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे को खुद पता नहीं था। जब हमने वो किताब नेपाल से कुछ लोगों ने मंगाई, उन्होंने बोला कि नेपाल में भी घुघुती बासुती गीत है। अच्छा। और उन्होंने ये किसी ने कोई प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया कि पूरे हिमालयी क्षेत्र में सिक्किम वगैरह में भी घुघुती गाई जाती है और इस तरह का गीत है। और उसको गाया भी ऐसे जाता है कि माँ बाप पे लेट जाते हैं पीठ के बल और बच्चे को ऐसे झुलाते हैं जैसे हमारे यहाँ होता है। मतलब ये भी एक शोध का विषय है कि वो घुघुती बासुती गीत कैसे फैला होगा पूरे हिमालय क्षेत्र। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारी बचपन की ये यादें हैं, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ सालों में इन यादों में गैप आ गया था और जो नई पीढ़ी के बच्चे थे वो नहीं जानते थे कि हमारे उत्तराखंड में घुघुती बासुती खेल खेला जाता है। बच्चों को इस तरीके से एंजॉय कराने का एक बहुत शानदार ये माध्यम था, लेकिन आपकी किताब ने फिर से जीवंत किया है इस मुद्दे को, इस विषय को भी। आप जब किताब कौतिक का आयोजन करते हैं, 9 बार आपने किया है, लेकिन 9 के 9 बार हमने ये देखा कि आपने कुमाऊं के क्षेत्र को ही चुना। आखिर गढ़वाल के क्षेत्र को क्यों नहीं चुना गया? क्या आगे ऐसा कुछ है चुनाव? बिल्कुल, मैं इस बात का जवाब देता हूँ क्योंकि हम लोग कुमाऊं में ही रहते हैं। तो हमने पहले अपने इर्द गिर्द इसको अनुभव किया, मतलब कि हम किताब कौतिक कितना सक्सेस होता है। जैसे आप रिस्पॉन्स पूछ रही थे ना, तो रिस्पॉन्स इतना है कि अब हमें जगह जगह से फोन आते हैं। तो ये हमने डिसाइड किया था कि कुमाऊं में यदि सफलता मिलती है तो हम गढ़वाल की तरफ को जाएंगे। तो अब हम गढ़वाल की तरफ आने वाले जितने किताब कौतिक होंगे गढ़वाल में होंगे। और फिर इसके बाद भी हमें बाहर से भी फोन कॉल आ रहे हैं। एक छत्तीसगढ़ से ही फोन कॉल आया कि आप जिस मॉडल पे आप किताब कौतिक कर रहे हो यहाँ, उसी मॉडल को आप यहाँ भी लाओ। तो हमने कहा हम आ जाएंगे। और एक नेपाल से भी आए, उत्तर प्रदेश से भी आए, एक इलाहाबाद से या किसी शहर से, महेंद्र नगर से कोई आए थे हमारे हल्द्वानी प्रोग्राम में। उन्होंने बोला आप एक दिन महेंद्र नगर आइए और हम लोगों को बताइए कि हम एक इस तरह का लोकलाइज्ड बुक फेयर नेपाल में कैसे कर सकते हैं। तो और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जो आपने रिस्पांस की बात की थी, ये जब किताब कौतिक है ना, अब उत्तराखंड से बाहर इसकी चर्चाएं होने लगी हैं। फरवरी में हमारे पूरे दुनिया का बहुत बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, वहाँ हमारी टीम को इन्वाइट किया गया था। वहाँ एक डायरेक्टर्स मीट होती है और उसमें दुनिया भर के 13 जो सबसे बड़े लिटरेचर फेस्टिवल बुक फेयर्स होते हैं उनके डायरेक्टर्स की मीट थी। और इस बार का उसका सब्जेक्ट था कि आप चैलेंजेस क्या क्या फेस करें। चैलेंजेस अलग तरह के होते हैं, जैसे पॉलिटिकल चैलेंजेस होते हैं, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस, फंडिंग चैलेंजेस। तो हमें स्पेशली ये कहा गया कि आप बताइए, क्योंकि हम एक अलग तरह का काम कर रहे हैं, हम बड़े शहरों में नहीं कर रहे। तो वहाँ मतलब मेरे को मौका मिला जाने का। ये लोग हल्द्वानी वाले प्रोग्राम में बिजी थे, तो वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अमेरिका से लोग थे उसमें, इंडोनेशिया और भूटान और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो वो लोग और ये बात कर रहे थे कि हमारे इतने एयरपोर्ट हैं, इतने होटल्स हैं, उसमें हमें से लोग आते। तो मैंने बोला हम ऐसी जगह प्रोग्राम करते हैं जैसे पूरे राज्य में ही एक एयरपोर्ट है या 2 एयरपोर्ट है और हमारे मतलब रोडें बंद हो जाती हैं। तो हमारे तो उन्होंने पूछा आपका बजट
हमने बोला हमारा बजट कुछ भी नहीं है, 0 बजट पे काम कर। तो एक अलग तरह की, वो नमिता गोखले बहुत बड़ी राइटर हैं, उसके ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि हम हिमालय के दूरस्थ इलाकों में जाके इस तरह का काम करें, तो दुनिया भर में कहीं नहीं हो रही। ये हमारे लिए बड़ा मोटिवेटिंग था। और ये भी था कि दुनिया भर के जो लेक्चर फेस्टिवल करने वाले लोग थे, उन्होंने भी उसको अप्रिशिएट किया कि आप एक यूनिक काम कर। बिल्कुल, अन्य राज्यों से कॉल आना और 1.5 साल में 9 कार्यक्रम करना अपने आप में शानदार उपलब्धि है आप दोनों के लिए। इसके साथ ही एक शानदार पहल आपके द्वारा की गई है पिछले 2 से 2.5 साल में कुमाऊनी साक्षात्कार की, जिसमें हमने देखा कई सारे लोगों के साक्षात्कार किए जाते हैं और कई अलग अलग श्रेणी के वो लोग होते हैं, प्रख्यात लोग होते हैं। शानदार बात यह कि कुमाऊं से होते हैं, कुमाऊनी बोली में की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की जो बोलियाँ हैं गढ़वाली और कुमाऊनी आज कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही हैं। लोग नहीं बोलते, लोग कतराते हैं, शर्माते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन आपकी जो ये पहल है वाकई सराहनीय है। आपको क्या लगा और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? ये वो भी लॉकडाउन से शुरू हुआ, क्योंकि जैसे हम आप देखेंगे कि हम जो भी हमारे आइडियाज होते हैं थोड़ा सा यूनिकनेस रखते हैं। तो फर्स्ट लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो हमने ये सोचा कि हमें भी लाइव के करने के, बातचीत करने के, इंटरव्यूज करने के कई ऑफर आ रहे थे। मेरे दिमाग में ये आ गया क्यों ना कुमाऊनी में एक इंटरव्यूज की। इंटरव्यूज का एक आइडिया ये होता है ना, हम किसी आदमी की लाइफ स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो हम असल में एक किताब पढ़ने जैसा होता है। हाँ, और हमने कुमाऊनी में जब इसको किया तो हमने बहुत बेसिक रखा, हम किसी आदमी की लाइफ स्टोरी पे बात करेंगे। पहाड़ से निकले हुए हर आदमी की लाइफ स्टोरी एक ही है, चाहे वो मुख्यमंत्री बन चुका हो, चाहे वो राज्यपाल बन चुका हो, चाहे वो विदेश में बड़ा साइंटिस्ट हो या एक बड़ा राइटर हो। तो वो किसी प्राइमरी स्कूल में नदियाँ पार करके जाएगा, पर इतने किलोमीटर से आगे उस नदी पार की है, वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ा है। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट पे काम किया और हम 244 इंटरव्यूज कर चुके हैं, जिसमें लोगों की एक लाइफ स्टोरी पे बात करते हैं। और इसके 2 तरह का फ़ायदा हो रहा है। एक तो जो पहाड़ में रहने वाले बच्चे हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, वो मोटिवेट होते हैं कि हमारे इतने बड़े बड़े लोग जो हमारे पहाड़ से निकल के एक उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं, विदेशों में रह रहे हैं या हमारे देश में भी बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, इतना नाम कर रहे हैं, वो कुमाऊनी बोल रहे हैं। वो हमें भी बोलना चाहिए। ऐसे कई यंग लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि अंकल हम भी सीखना चाहते हैं, तो हम कहते हैं आप सीखो। दूसरा फायदा ये हो रहा है कि जो लोग अपने पहाड़ से बाहर जाके निकल चुके थे वो अपने पहाड़ से दोबारा जोड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। जो किताब कौतिक मैंने पहले भी बताया कि वो भी वही उसका नेक्स्ट स्टेप है। मेरे पहाड़ में पहचान का नेक्स्ट स्टेप किताब कौतिक है। जो हमारे मेरे पहाड़ में पहचान के थ्रू लोग जुड़े, हमने उनको किताब कौतिक में बुलाना शुरू किया, वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और किताब कौतिक में भी हो सकता है हम 2 साल बाद इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ और करें जो यूनिक होगा। ये गारंटी है कि वो भी यूनिक होगा। अच्छा, मेरे पहाड़ में पहचान से भी पहले एक हमने पोस्टर सीरीज की, जो प्रतिभाएं थी पहले थी अब नहीं है, उनको याद करने के लिए हमने पोस्टर सीरीज 120 से ज़्यादा पोस्टर हमने रिलीज की। उसमें हमारे सीनियर मेंबर हैं, पत्रकार हैं चारू तिवारी जी, उनका भी बड़ा योगदान है, क्योंकि वो उनको इतिहास बोध से रिलेटेड बात है कि हमारे समाज में कैसे लोग थे, उनका अलग अलग क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, वो भी एक यूनिक। तो एक शानदार काम उत्तराखंड क्रिएटिव संस्था मेयर पहाड़ मेयर पहचान कर रही है और काफ़ी सालों से कर रही है। 2004 से इसकी शुरुआत की गई थी, आज 2024 चल रहा है और आज किताब कौतिक का जो आयोजन है वो काफ़ी शानदार उत्तराखंड में गूंज रहा है, जिसके आपने सुना होगा कि बाहर से कॉल आ रही है, आप बाहर भी इसको कीजिए, उत्तराखंड को बाहर भी आप लाइए इस आयोजन को। तो वाकई सराहनीय और आपको हम इसके लिए शुभकामनाएं भी देते हैं, क्योंकि आपका काम आज जो उत्तराखंड में आप कर रहे हैं, उत्तराखंड को लोगों को जोड़ रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर भी आपकी प्रशंसा ही कर रहा है। उम्मीद करते हैं आप आगे भी उत्तराखंड में अपना पहाड़ प्रेम इसी तरह बरसाएंगे और पहाड़ के लोगों को नए नए मंच देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने किताब कौतिक आयोजन के बारे में हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सारे दर्शकों का भी, खबर उत्तराखंड के सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुना तन्मयता के साथ। थैंक यू। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको उत्तराखंड क्रिएटिव संस्था के 2 आयोजक दयाल पांडे जी और हेमपंत जी से बात की गई जो चर्चा है, जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, वो बेहद पसंद आए होंगे। यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया है, आपकी कोई राय है कि ये दोनों युवा उत्तराखंड के लिए कुछ ऐसा भी काम करें या आपको लगता है ऐसा काम किया जाना चाहिए, और यदि आपके द्वारा कोई टिप्पणी हो जो आप इनको बताना चाहें तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। कॉमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है। उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।